नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज के इस नए शो डिकोड में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि रशिया ने 1000 सैनिकों के शव यूक्रेन की सेना को सौंप दिए हैं और इसके साथ आज हम आपको यह भी दिखाने वाले हैं कि कैसे रशिया और यूक्रेन के बीच का यह युद्ध अब रुकने की बजाय और तेज होता जा रहा है। अमेरिका लगातार इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस युद्ध को रोकने की बजाय अब और तेज करते जा रहे हैं। आज उन तमाम लोगों के लिए भी हमारे पास एक सरप्राइज है जो हमेशा से स्कूलों में ये पढ़ते आए हैं, जिन्होंने बचपन में स्कूलों में ये पढ़ा कि अकबर महान था और अकबर के नाम के साथ हमारे देश में एक पूरी की पूरी ऐसी कई पीढ़ियां हैं जो अकबर जब लिखती हैं तो द ग्रेट अपने आप ही लिख देते हैं। हम हमेशा से हमें यह बताया गया है कि अकबर द ग्रेट यानी अकबर महान था। आज हम आपको स्कूलों में पढ़ाई जाने वाले एनसीईआरटी की एक नई किताब के बारे में बताएंगे, जिसमें मुगलों की धर्मनिरपेक्षता, मुगलों के आर्किटेक्चर, मुगलों के खाने पीने के बारे में बड़े बड़े व्याख्यान नहीं हैं, बल्कि उसकी बजाय मुगलों की कड़वी सच्चाई लिखी है। यह भी बताया है कि आखिर अकबर इतना महान भी नहीं था। और आपको आखिर में यह बताएंगे कि कैसे आपकी भावनाएं अब दिल से नहीं बल्कि मोबाइल फोन से निकलती हैं। ये भावनाएं अब इमोजी के रूप में बाहर आती हैं। आज वर्ल्ड इमोजी डे है और हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे इमोजी ने हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल दिया है। तो अगर आप भी अब अपने दिल की बात सीधे फेस टू फेस नहीं करते, आंखों में आंखें डाल के नहीं करते, बल्कि सिर्फ एक इमोजी किसी को भेजकर छुट्टी पा लेते हैं, तो ये विश्लेषण आपके लिए है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध की रफ्तार बढ़ गई है और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। रशिया की सेना लगातार यूक्रेन के इलाकों पर अब कब्जा करती जा रही है और आज ही रशिया ने 1000 सैनिकों के शव यूक्रेन को सौंपे हैं और यह एक बहुत बड़ी बात है। और यूक्रेन ने भी रशिया को उसके 19 सैनिकों के शव सौंपे हैं। लेकिन जो तस्वीरें आज आप देख रहे हैं, रशिया ने आज कई ट्रकों में भरकर बॉडी बैग्स में यूक्रेन को उसके सैनिकों के शव दिए हैं। हालांकि रशिया का यह दावा है कि वो जल्द ही यूक्रेन के 3000 सैनिकों के शव और भी अभी देगा। सोचिए, पिछले करीब 3.5 वर्षों में दोनों देश एक दूसरे के हजारों सैनिकों को मार चुके हैं और पिछले महीने रशिया और यूक्रेन के बीच तुर्की में एक समझौता भी हुआ था। लेकिन आज पूरी दुनिया जिन तस्वीरों को देखकर हैरान हो रही है, वो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें। आप ये बड़े बड़े ट्रक्स देखिए और इन ट्रक्स के अंदर आपको बॉडी बैग्स दिखाई देंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे इस ट्रक में आप देखिए बॉडी बैग्स भरे हुए हैं और इन बॉडी बैग्स में यूक्रेन के सैनिकों के शव हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर कितने सारे ट्रक खड़े हुए हैं और ये ट्रक यूक्रेन के सैनिकों के शवों से भरे हुए हैं और इन सारे शवों को अब रशिया यूक्रेन को सौंप रहा है। और आपको याद होगा जिस समझौते के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, थोड़े दिन पहले इन दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें यह फैसला किया गया था कि दोनों ही देश एक दूसरे को अब इनके सैनिकों के शव लौटाएंगे और शुरुआत में 1000 शव लौटाए जाएंगे। तो इस युद्ध में असल में आपने इतनी सारी खबरें देखी होंगी, पढ़ी होंगी पिछले 2-3 साल में, लेकिन कितने लोगों की जान चली गई, रशिया के कितने सैनिक मारे गए, यूक्रेन के कितने सैनिक मारे गए, इसका अभी तक सही अंदाजा किसी के पास नहीं है, इसका सही आंकड़ा अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन आज पूरी दुनिया ने जब ये तस्वीरें देखी हैं जिसमें 1000 सैनिकों के शवों को ट्रकों में भरकर यूक्रेन को सौंपने की तैयारी हो रही है, तब लोगों को ये समझ में आया कि ये युद्ध आखिर कितना खतरनाक होता है और इस युद्ध में भी न जाने कितने सैनिकों का खून अब तक बह चुका है। अगली बड़ी खबर आपके लिए यह है कि पिछले 24 घंटे में रशिया की सेना ने यूक्रेन के डोनेस्क शहर के एक इलाके पर कब्जा कर लिया है। रशिया का दावा है कि उसकी सेना यूक्रेन के सुमी और खार्किव शहर सहित कई दूसरे इलाकों में भी अब दाखिल हो चुकी है और वहां पर इस समय
भीषण युद्ध चल रहा है। रशिया का जवाब देते हुए यूक्रेन ने भी मॉस्को तक पर हमला कर दिया है। मॉस्को पर हमला किया है, इसके साथ ही और भी कई स्थानों पर यूक्रेन ने ड्रोन से रशिया पर हमला किया है और रशिया की एयर डिफेंस यूनिट्स ने यूक्रेन के 122 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की सीमा से मॉस्को, जो कि रशिया की राजधानी है, वो करीब 500 किलोमीटर दूर है। यानी यूक्रेन लंबी दूरी तक हमला करने वाले ड्रोन्स की मदद से अब मॉस्को पर हमला कर रहा है। इसके अलावा यूक्रेन में एक शॉपिंग सेंटर पर रशिया ने एक हवाई हमला किया है। आज आप रशिया और यूक्रेन से आई ये नई तस्वीरें देखिए और फिर हम रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के इस वॉर गेम को आपके लिए डिकोड करेंगे। Ака, я первый. По основной точке наводки. 33! Працюють 8 слідчо-оперативних груп Головного управління національної поліції, а також Служби безпеки. रशिया और यूक्रेन के बीच इस समय ड्रोन का युद्ध चल रहा है, जिसमें दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर निगरानी करने, बम गिराने और यहां तक कि दुश्मन के ड्रोन्स पर हमला करने के लिए भी किसी न किसी ड्रोन का ही इस्तेमाल हो रहा है। यानी दोनों तरफ से ड्रोन्स का ही इस्तेमाल चल रहा है। और जैसा कि हम हमेशा आपको ये बताते हैं कि ये नए युद्ध हैं, ये आज के ज़माने के आधुनिक युद्ध हैं और इसमें नए ज़माने के हथियारों का प्रयोग हो रहा है। इससे पहले जो पारंपरिक युद्ध लड़े जाते थे, अब के आज के युद्ध उनसे बिल्कुल अलग हैं। और इस युद्ध को भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि इस बार ड्रोन्स का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है। ये नई तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये यूक्रेन की तस्वीरें हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पर 4 जुलाई की ये तस्वीर है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी यहां देख पा रहे हैं। हाल ही के दिनों में रशिया ने कैसे यूक्रेन पर अपने हमले लगातार बढ़ा दिए हैं पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में। ये जुलाई के पूरे महीने में अगर आप देखेंगे अलग अलग तस्वीरों में, तो आपको ये समझ में आएगा कि रशिया अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और रशिया ने सिर्फ जुलाई के महीने में ही यूक्रेन पर 5 बहुत बड़े हमले किए हैं, जिसमें उसका अब तक का सबसे बड़ा हमला भी शामिल है। इन दिनों रशिया के 500 से लेकर 700 ड्रोन्स यूक्रेन के मिलिट्री एसेट्स और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना लक्ष्य बनाते हैं। और यूक्रेन पर रशिया के हमलों को उनकी जो रफ्तार है, तेज़ और घातक होने की 2 वजहें हैं, 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह यह है कि रशिया अपने सभी हथियार, यानी फाइटर जेट से लेकर अपनी सारी मिसाइल्स और यहाँ तक कि छोटे छोटे ड्रोन्स भी खुद बनाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि रशिया अपने हथियारों के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। उसके सारे हथियार उसके देश में बन रहे हैं और उसे अपने हथियारों के लिए किसी और देश पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। ये उसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ये उसकी बहुत बड़ी मजबूती है। ये आगे हम आपको आगे चलकर एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों आज के ज़माने में अगर आपको युद्ध जीतना है तो आपके पास अपने खुद हथियार बनाने की क्षमता होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरे देश से भीख मांगते रहें कि हमें हथियार दे दीजिए। तो पहला कारण तो ये है कि रशिया अपने सारे हथियार खुद बनाता है, दूसरे पर आश्रित नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उसके सामने जो देश लड़ रहा है यूक्रेन, वो अपने ड्रोन सहित सिर्फ 40% हथियार खुद बनाता है और यूक्रेन अपने ज़्यादातर हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। अब सोचिए, रशिया हथियारों के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर है, इसलिए वो अपनी मर्जी से हमलों की रफ्तार बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, जैसे चाहे वैसे अपने हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, निर्णायक युद्ध लड़ सकता है। जबकि यूक्रेन दूसरे देशों से हथियार लेकर हमले कर रहा है। इसलिए रशिया पर यूक्रेन के हमलों का समय
यूक्रेन तय नहीं करता, वहां की सेना तय नहीं करती, बल्कि दूसरे देश तय करते हैं। यूक्रेन इंतजार करता है कि कब हथियार आएंगे, कौन कौन से उन्हें हथियार चाहिए, ये वो नेटो देशों से मांगता है। हथियार जब आते हैं तब फिर यूक्रेन जो है इन हमलों को अंजाम देता है। इस युद्ध में रशिया का एक नया ड्रोन यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है और पूरी दुनिया में इस ड्रोन की चर्चा हो रही है इस समय। इसमें एक ऐसा वॉरहेड लगा हुआ है इस ड्रोन में जिसे वैक्यूम बॉम्ब कहते हैं, क्योंकि धमाके के बाद ये आसपास के इलाके में मौजूद ऑक्सीजन को खींच लेता है। यानी जैसे ही ये बॉम्ब फटेगा, आसपास के इलाके में, हवा में, एटमॉस्फेयर में जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद है, ये उसे खींच लेता है। इससे पहले रशिया के ड्रोन्स में औसतन 40 किलोग्राम तक बारूद हुआ करता था, जबकि नए ड्रोन्स में अब 90 किलोग्राम बारूद है। यानी इनमें तबाही फैलाने की क्षमता पहले के मुकाबले 2 गुना ज्यादा हो चुकी है। रशिया के बड़े हमलों की वजह से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम्स पर अब दबाव बहुत बढ़ गया है। अमेरिका यूक्रेन को अपना पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। हालांकि यूक्रेन पर हवाई हमले का जवाब पेट्रियट नहीं देता, क्योंकि इसकी एक मिसाइल की कीमत करीब 34 करोड़ रुपए है। यानी ये बहुत महंगा है। जबकि यूक्रेन पर रशिया के जो ज़्यादातर हमले हैं वो बहुत ही सस्ते ड्रोन से किए जा रहे हैं। अब एक ड्रोन है जिसकी कीमत है 1 लाख या 2 लाख रुपए, लेकिन उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर आप करोड़ों की मिसाइल दागेंगे तो नुकसान तो उस देश का ही होगा। यूक्रेन की सेना ने हाल ही में पहली बार ड्रोन्स और रोबोटिक सिस्टम्स की मदद से रशिया के सैनिकों को पकड़ा है। खार्किव शहर में रशिया के सैनिकों पर सुइसाइड ड्रोन से हमला किया गया। इसके बाद रशिया के सैनिकों ने सरेंडर की पेशकश की उस ड्रोन के सामने, और उस समय किसी संभावित नुकसान से बचने के लिए यूक्रेन के सैनिक खुद सामने नहीं आए, जबकि उन्होंने अपने ड्रोन को सामने कर दिया। सैनिक सामने नहीं आ रहे हैं और यूक्रेन के इस ड्रोन और रोबोट के सामने रशिया के सैनिक सरेंडर कर रहे हैं। सोचिए, ये ड्रोन्स ही अब भविष्य के हथियार हैं और दुश्मन पर हमला करने के साथ दुश्मन का सरेंडर भी अब ये ड्रोन्स ही करवा रहे हैं, ये रोबोटिक हथियार ही करवा रहे हैं। जरा तस्वीर आप देखिए। तो आज जो हम आपके सामने एक पॉइंट लेकर आए हैं युद्ध के बारे में, वो ये है कि आधुनिक युद्ध कैसे लड़े जाएंगे। आज के ज़माने के युद्ध और भविष्य में जो युद्ध लड़े जाएंगे वो किन किन नए हथियारों के बल पर लड़े जाएंगे, क्योंकि अब जो हथियार हम पारंपरिक सेनाओं में देखते हैं ये सब हथियार पुराने हो चुके। नई नई टेक्नोलॉजी कैसे आ रही हैं, नए नए तरीके युद्ध लड़ने के, नए नए ड्रोन्स, रोबोटिक वेपन्स कैसे आ रहे हैं, ये अभी मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। अब सोचिए, इस युद्ध में रशिया अकेला लड़ रहा है और उसके खिलाफ यूक्रेन के साथ अमेरिका सहित नेटो के 32 देश हैं। इसके बावजूद रशिया पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन के इलाकों पर लगातार कब्जा करता जा रहा है। अप्रैल के महीने में रशिया ने यूक्रेन का 379 वर्ग किलोमीटर का एक इलाका कब्जा कर लिया। मई में 507 वर्ग किलोमीटर और जून में 588 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रशिया ने कब्जा कर लिया है यूक्रेन के। यानी सिर्फ 3 महीनों में रशिया ने कुल मिलाकर यूक्रेन के लगभग 1,500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया है। और ये जो इलाका है 1,500 वर्ग किलोमीटर का, ये लगभग दिल्ली जैसे शहर के क्षेत्रफल के बराबर है। अब सोचिए, रशिया वर्ष 2024 के मुकाबले कई गुना तेज रफ्तार से यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। यानी पुतिन अपने लक्ष्य की तरफ अब धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से बढ़ रहे हैं और वो रुक नहीं रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को यूक्रेन से शांति समझौता करने के लिए 50 दिनों का समय दिया है। हालांकि फरवरी 2022 से
रशिया और यूक्रेन के बीच शुरू हुआ ये युद्ध अब थमने की बजाय तेज हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति कह कुछ भी रहे हों, चाहे 50 दिन की डेडलाइन दे रहे हों, लेकिन ये युद्ध कम होने की बजाय तेज हुआ है। पिछले करीब 3.5 वर्षों में रशिया ने यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि रशिया का लक्ष्य यूक्रेन के एक बड़े इलाके पर कब्जा करना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पर रशिया आपको दिखाई दे रहा है और यूक्रेन का वो इलाका जो रशिया ने कब्जा कर लिया है वो आपको दिख रहा है, और जो लक्ष्य है रशिया का वो भी आप यहां पर देख सकते हैं इस मानचित्र में। तो रशिया चाहता है कि वो यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर ले, और तब रशिया और यूक्रेन के बीच एक निप्रो नदी होगी जो किसी नेचुरल बॉर्डर जैसी होगी, और रशिया के लिए उस सीमा की रक्षा करना बेहद आसान हो जाएगा। यानी नदी के उस पार यूक्रेन की सीमा होगी और इस पार रशिया की सीमा। ऐसा रशिया चाहता है। अब जिस तरह रशिया अपने हथियारों को लेकर पूरी तरह आत्मनिर्भर है, पूरी दुनिया के लिए उसमें क्या संदेश है, खासतौर पर हमारे देश भारत के लिए क्या संदेश है। अब किसी भी देश का हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी हो गया है। रशिया से हम ये सीख सकते हैं। इसलिए भारत भी अब अपने लिए स्वदेशी हथियारों का निर्माण करने के साथ साथ और ज्यादा तैयारी कर रहा है, अपने हथियारों को और ज्यादा घातक बना रहा है। भारतीय सेना ने लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर देश में ही बने आकाश प्राइम मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है। 16 जुलाई को हुए इस परीक्षण में तेज रफ्तार से उड़ रहे 2 लक्ष्यों पर आकाश प्राइम मिसाइल ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया। यानी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को तो कुछ समय के लिए रोक दिया, इसे पॉज दे दिया, लेकिन अपनी रक्षा की तैयारियों को भारत ने विराम नहीं दिया है। रक्षा की तैयारियां बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं कि जैसे युद्ध चल ही रहा हो। हम एकदम अपने आप को युद्ध के लिए तैयार रखे हुए हैं। आप लद्दाख में इस नई मिसाइल के परीक्षण की तस्वीरें सबसे पहले देखिए, और फिर इन तस्वीरों को देखने के बाद हम इसका विश्लेषण करेंगे। ये जो नई मिसाइल है जिसका नाम है आकाश प्राइम, ये जमीन से हवा में 30 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी ड्रोन या मिसाइल के अलावा फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बना सकती है। इसका परीक्षण भारतीय सेना और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है, और डीआरडीओ ने ही इस मिसाइल का निर्माण भी किया है। पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है, मेड इन इंडिया मिसाइल है। आकाश प्राइम मिसाइल भारत की आकाश मिसाइल का ही एक नया और एडवांस्ड रूप है, नया एडवांस्ड वर्जन है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स के हमलों को हवा में ही रोक दिया था, और आकाश मिसाइल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारी हीरो की तरह काम आई थी। और आकाश प्राइम मिसाइल भी अब लद्दाख जैसे कम तापमान वाले ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सटीक हमला कर सकती है। लद्दाख वही इलाका है जहां चीन से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वर्ष 2020 में गलवान के संघर्ष के बाद से ही लगातार तनाव बना हुआ है, और इस इलाके में हमें आकाश प्राइम जैसी मिसाइल की बहुत सख्त आवश्यकता है। दुश्मन से लड़ने के लिए भारत के स्वदेशी हथियार अब बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे पास अपनी खुद की आकाश जैसी मिसाइल्स ना होती तो शायद पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स का हमला रोकना बहुत मुश्किल होता। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो यह युद्ध सिर्फ 4 दिन तक चला। जरा अंदाजा लगाइए, अगर यह युद्ध 4 दिन की बजाय 40 दिन तक चलता, 40 दिन से भी आगे बढ़कर 4 महीने तक चलता, या फिर रशिया और यूक्रेन के युद्ध की तरह कई वर्षों तक अगर चल जाता, तो इतनी सारी मिसाइल्स हम किस देश से लेते? ये सारे हथियार जो लगातार हम इस पर खर्च करते, वो किस देश से हम लेते? और हम अपने हथियारों की सप्लाई के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर हो जाते। और इसीलिए भारत इस बात को समझ रहा है, और पूरी कोशिश है भारत की कि अब हमारे जितने भी बड़े बड़े हथियार हैं वो सारे मेड इन इंडिया होने चाहिए। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने
16 जुलाई को बिल्कुल यही संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकता और विदेशों से खरीदी गई तकनीक पर निर्भरता भारत की युद्ध तैयारियों को कमजोर करती है। हम जो टेक्नोलॉजी बाहर से ले रहे हैं, जो हथियार बाहर से ले रहे हैं, जिन हथियारों के मामले में हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, उन देशों ने अगर हमें हथियार दिए तो बहुत अच्छा है, मना भी कर सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि इंतजार कीजिए। कई महीनों का इंतजार करा सकते हैं, कई वर्षों का इंतजार करा सकते हैं। ऐसे में हमारी देश की सुरक्षा का क्या होगा? तो आप आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का यह बयान भी सुनिए और फिर हम आपको दिखाएंगे कि यह स्वदेशी मिसाइल किस प्रकार दुनिया में भारत का प्रभाव बढ़ा रही है। Operation Sindoor has showed us as to why indigenously developed counter-US systems and counter-US systems built for our terrain and our needs are crucial. We cannot rely on imported niche technology that are crucial for our offensive and defensive missions. We must invent and build and safeguard ourselves. Dependence on foreign technologies weakens our preparedness, limits our ability to scale up production, results in shortfall of critical spares for sustenance and round-the-clock availability. Another important aspect of this capability is that foreign weapons and sensors, their capabilities are known to all, and adversaries can predict our tactics and doctrinal concepts based on the capabilities of this particular system. So you may have today on very modern aircrafts air-to-air missiles, so say ranges are known to us, so are they known to the adversaries also. And the moment if they are imported, then obviously the adversary can keep out of those ranges and develop tactics accordingly. So this becomes a severe limitation. But if you are developing systems which you own, their capabilities are not known to the enemy, and that may add an element of surprise when actually you are face to face in the initial encounters at least. So when we design, make, and innovate at home, we secure our secrets, cut costs, retain the initiative to scale up production, and maintain round-the-clock readiness. Our Honorable Raksha Mantri has rightly said that Atmanirbharta is not a choice, it's part of a duty. अब जरा सोचिए, भारत अब विदेशों पर निर्भर रहने के बदले, दूसरे देशों पर निर्भर रहने के बदले अपने देश में ही बनी आकाश प्राइम जैसी मिसाइल्स बना रहा है। आज के समय में कोई भी देश उधार और खरीदी हुई टेक्नोलॉजी से आगे नहीं बढ़ सकता, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। दुनिया के ज़्यादातर देश दूसरे देशों को हथियार तो बेचते हैं, लेकिन तकनीक कभी नहीं बेचते, तकनीक अपने पास ही रखते हैं। और अमेरिका जैसे देश दूसरे देशों को अगर हथियार बेचते भी हैं तो उसका रिमोट कंट्रोल अपने पास रखते हैं। और भारत एक तरफ अपने लिए स्वदेशी हथियार बना रहा है, उन्हें दूसरे देशों को बेच भी रहा है। एक आकाश मिसाइल की कीमत करीब 4 से 6 करोड़ रुपए है, अनुमानित कीमत, जबकि पश्चिमी देशों की बिल्कुल ऐसी ही मिसाइलों की कीमत आकाश मिसाइल के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा होती है। वर्ष 2024 में आर्मेनिया ने भारत से करीब 6000 करोड़ रुपए में आकाश मिसाइल्स खरीदी थी। और मिसाइलों के साथ साथ भारत अब खुद के लिए 6 अवॉक्स विमान भी बनाने वाला है। अवॉक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब होता है हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली। आसान भाषा में कहें तो अवॉक्स आसमान में उड़ने वाला एक ऐसा विमान है जिस पर एक रेडार लगा होता है और यह विमान आसमान में उड़ते हुए ही हर दिशा में सैकड़ों किलोमीटर दूर तक नजर रख सकता है और दुश्मन के फाइटर जेट्स और मिसाइल्स का पता बहुत दूरी से लगा सकता है, जबकि जमीन पर मौजूद रेडार इतनी दूरी तक निगरानी नहीं कर पाते। ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालात में यह विमान हवा में उड़ते हुए कमांड सेंटर की तरह काम कर सकता है। यह विमान फाइटर जेट्स और जमीन पर मौजूद कंट्रोल सेंटर के बीच रियल टाइम में डेटा शेयर कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही 6 बड़े एयरक्राफ्ट इस प्रकार के मौजूद हैं और करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके इन्हीं एयरक्राफ्ट्स में रेडार लगाए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट डीआरडीओ की मदद से पूरा किया जाएगा और अगर भारत ने सफलतापूर्वक इसे बना लिया तो भविष्य में दूसरे देशों को भी हम ऐसे विमानों को बेच सकते हैं। इस समय भारतीय वायुसेना के पास ऐसे 3 अवॉक्स विमान हैं जो आसमान में 400 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी कर सकते हैं और इन्हें इजराइल और रशिया की मदद से बनाया गया है। इसके अलावा भारत के पास इसी से मिलते जुलते 3 और स्वदेशी विमान भी हैं। अब सोचिए, भारत अब फाइटर जेट से लेकर मिसाइल्स और यहां तक कि अपने खुद के अवॉक्स विमान भी बना रहा है।
और जल्द ही एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत के पास अपना हर एक हथियार और मिलिट्री एसेट मेड इन इंडिया होगा, भारत में बना होगा। और इसके साथ ही जो तैयारियां चल रही हैं, एक और तैयारी आपको बताते हैं, क्योंकि भारतीय सेना को इसी महीने अमेरिका से 3 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भी मिलने वाले हैं और इनका नाम है AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स। ये दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर्स में से एक माने जाते हैं और इसीलिए इसे फ्लाइंग टैंक यानी उड़ता हुआ टैंक भी कहा जाता है। भारत और अमेरिका के बीच 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डील हुई थी। उनमें से पहले 3 हेलीकॉप्टर्स अब आने वाले हैं और इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। यानी ये डील पूरी होने के बाद भारत के पास कुल मिलाकर ऐसे 28 हेलीकॉप्टर्स हो जाएंगे। करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला ये हेलीकॉप्टर एक साथ दुश्मन के 128 लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और उनमें से 16 पर एक बार में ही हमला कर सकता है। ये अपने रॉकेट्स और मिसाइल्स की मदद से दुश्मन के बंकर और टैंक्स दोनों को नष्ट कर सकता है। और भारत इस हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान के जोधपुर में तैनात करेगा और किसी युद्ध के हालात में इस हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान के टैंक्स को तेज रफ्तार से नष्ट करने की क्षमता है। इसलिए पाकिस्तान को अब सावधान हो जाना चाहिए। पाकिस्तान की सेना के पास आज भी पुराने ज़माने के हेलीकॉप्टर्स हैं जिनकी टेक्नोलॉजी कोल्ड वॉर के ज़माने की है, जबकि भारत के ये नए अपाचे हेलीकॉप्टर्स दिन के साथ रात में भी ऑपरेशन कर सकते हैं। भारत के पास इससे पहले कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं? भारत रशिया में बने Mi-35 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल करता है और इसके साथ ही भारत अपना स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी बना चुका है जिसका नाम है प्रचंड। और भारत के पास कुल मिलाकर लगभग 800 से ज़्यादा इस समय हेलीकॉप्टर्स हैं। लेकिन भारत अब रशिया के हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका में बने हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल कर रहा है और साथ ही हम जो अपने हेलीकॉप्टर्स यहाँ बना रहे हैं वो तो हमारे पास हैं ही। अब जरा युद्ध के मैदान से आपको हम लाते हैं स्कूल के क्लासरूम में। इसलिए अब हम NCERT की स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की किताब में हुए नए बदलाव को डिकोड करेंगे और यह बहुत बड़ा बदलाव है। आपको यह बताएंगे कि आखिर इतिहास में यह बदलाव क्यों जरूरी था। अब तक हमारे देश के बच्चे स्कूलों में अकबर द ग्रेट पढ़ते आए हैं। न जाने हमारे देश की कितनी पीढ़ियां ऐसी हैं जो स्कूलों में यही पढ़ती आई हैं, अकबर द ग्रेट, अकबर महान। इतनी आदत हमें पड़ चुकी है कि अकबर अगर हम लिखेंगे भी एम्परर अकबर तो द ग्रेट हाथ अपने आप से लिख देता है। जब बोलते भी हैं तो अकबर द ग्रेट ही मुंह से निकलता है, अकबर महान ही निकलता है और दिमाग में वही छवि आती है कि अकबर एक महान राजा था, एम्परर अकबर द ग्रेट। हमारे देश की सारी अभी तक की पीढ़ियों को स्कूल में यही बताया गया है कि अकबर कितना महान बादशाह था। लेकिन पहली बार स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली इस किताब में यह बताया गया है कि अकबर महान नहीं था। अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता का मिला जुला रूप बताया गया है। अकबर जो है क्रूर भी था, हालांकि बाद के दिनों में उसमें कुछ बदलाव आया, लेकिन अकबर क्रूर जरूर था। और इस किताब में पहली बार यह बताया गया है कि अकबर ने 25 वर्ष की उम्र में ही 30,000 लोगों का जनसंहार कराया था। अब सोचिए, 25 साल का एक बादशाह है और उसने 30,000 लोगों को मरवा दिया, जनसंहार करा दिया। उसे आप महान कैसे कह सकते हैं? उसे द ग्रेट कैसे कह सकते हैं? लेकिन हमारे देश में आज़ादी से लेकर अब तक कभी किसी ने यह सवाल नहीं उठाया। इस किताब में बाबर को भी बर्बर, हिंसक और नरसंहार करने वाला बताया गया है। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव को लेकर अब हमारे देश में ही एक बड़ी बहस छिड़ गई है, क्योंकि कुछ लोगों को यह बदलाव पसंद नहीं आ रहा। ये लोग आज भी यही चाहते हैं कि अकबर को द ग्रेट ही कहा जाए। धर्मनिरपेक्षता की बातें करने वाले लोगों को अब अकबर का सच स्वीकार करने में बड़ी परेशानी हो रही है। उनका दिल, उनका दिमाग इसे स्वीकार नहीं कर रहा। एनसीईआरटी का कहना है कि भारतीय इतिहास को सुखद नहीं बनाया जा सकता और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अतीत में सब कुछ अच्छा ही हुआ था। कई अच्छी चीजें थीं, लेकिन कई बहुत बुरी चीजें भी हुईं। इसलिए
इतिहास को इतिहास की तरह लिखा जाएगा और बच्चों को सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। हमारे देश की हर पीढ़ी को, हर बच्चे को सच जानने का अधिकार है। किताब में आलोचनात्मक सोच को सामने रखा गया है, जिसके जरिए युवाओं में अतीत के साथ आधुनिक भारत पर भी उनकी समझ विकसित होगी। इससे हमारी पीढ़ियां किसी भी तरह के पूर्वाग्रह और भ्रम से बच पाएंगी। और आज हमारा सवाल यह है कि जब पीढ़ियों से झूठा इतिहास पढ़ाकर बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, तब किसी को कोई समस्या नहीं हुई। जब वर्षों तक, दशकों तक अकबर महान पढ़ाया जा रहा था, तब किसी को कोई समस्या नहीं हुई। तब किसी ने यह नहीं कहा कि आप अपने बच्चों का ब्रेन वॉश क्यों कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये महान शब्द हटा, द ग्रेट शब्द हटा, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि आखिर इतिहास में इस ऐतिहासिक भूल सुधार से लोगों को हमारे ही देश में इतनी समस्या क्यों हो रही है। वो किताब आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। एनसीईआरटी की ये किताब है, कक्षा 8 की किताब है और इस किताब का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ये किताब है, आप भी इसे देख सकते हैं। और इसमें मुगल शासकों से जुड़ी कई नई जानकारियां हैं जो शायद हमारे देश के स्कूली बच्चों को पता नहीं थी। एनसीईआरटी की यह किताब नए एकेडमिक सेशन से सभी स्कूलों में पढ़ाई जानी शुरू हो जाएगी और इस किताब के पेज नंबर 25 से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत और उसके अंत की कहानी को बताया गया है। पेज नंबर 25 में खोल रहा हूं आपके लिए। इसमें समझने वाली जो बात है वो ये है कि दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत है वो वर्ष 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद हुई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है, जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई 1192 में, उस समय हमारे देश में एक नए युग की शुरुआत हुई। ये बहुत बड़ा हमारे देश का एक टर्निंग पॉइंट था जो इसमें लिखा है। इसमें बताया गया है राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इसके बाद धीरे धीरे विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पर कब्जा होता चला गया और इसमें 5 वंश बताए गए हैं जिनका शासन यहां पर रहा। टर्निंग पॉइंट हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद भारत में एक के बाद एक 5 विदेशी राजवंशों का शासन रहा। सबसे पहले गुलाम वंश का शासन रहा, फिर खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश, सैयद और फिर लोधी वंश का शासन हुआ। इन 5 राजवंशों के शासन के दौरान भारत के गांवों और शहरों को बार बार बहुत क्रूरता के साथ लूटा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, शिक्षण संस्थानों को तहस नहस कर दिया गया, हमारी संस्कृति को तार तार कर दिया गया। दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तानों ने उस समय गैर मुसलमानों पर खास तौर पर यह जजिया टैक्स लगाया। जो मुसलमान नहीं थे उन्हें बहुत परेशान किया गया। आप ये समझ लीजिए कि जो लोग मुसलमान नहीं थे, इस्लाम को नहीं मानते थे, ये लोग उस समय के माइनॉरिटीज थे, ये उस समय के अल्पसंख्यक थे। दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों में हर राजा का जो शासनकाल था वो औसतन 9 साल का था। तुगलक वंश में एक राजा मोहम्मद बिन तुगलक भी हुआ बादशाह, जिसे इतिहास में पागल बादशाह के तौर पर जाना जाता है क्योंकि उसने कई ऐसे बेवकूफ़ी वाले फैसले लिए जिससे उसे बाद में पछताना पड़ा और ये फैसले उसने बाद में बदले। एक बार तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर दी, लेकिन जब मुश्किलें बढ़ी तो फिर से दिल्ली को ही वापस अपनी राजधानी बना दिया और इसका जिक्र इस पुस्तक में पेज नंबर 27 पर किया गया है। और इसमें लिखा है कि द पीपल वर फोर्स्ड टू ट्रेवल ओवर 1000 किलोमीटर्स। 1000 किलोमीटर तक लोगों को यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि ये राजा सोचता था कि मैं अपनी राजधानी को बदल दूंगा और उसमें बहुत पैसा खर्च हुआ, लोग परेशान हुए और बाद में जाकर कुछ समय के बाद उसने इस फैसले को बदल दिया और फिर लोगों को वापस आना पड़ा और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। वर्ष 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर पहली बार बादशाह बना। यहां से मुगल काल की शुरुआत होती है। बाबर के बादशाह बनने के साथ ही मुगल शासन की शुरुआत हुई और बाबर के शासन के दौरान हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत अत्याचार हुआ। इसके पेज नंबर 37 में इसके बारे में लिखा है कि बाबर ने क्या क्या किया था। और इसमें एक जगह तो यह भी लिखा हुआ है कि उस समय जब बाबर था तो उसने पूरे की पूरी शहरों को
गांवों की पूरी जनसंख्या को जो है उसका जनसंहार करा दिया। महिलाओं और बच्चों को कैद कर लिया गया और उन्हें दास बना लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों का नरसंहार किया जाता था उस समय उन लोगों की गर्दन को काटकर उनके शवों के साथ बड़े बड़े टावर बनाए जाते थे और बड़े बड़े चौक में उनके शवों को लटका दिया जाता था जब वहां पर हत्या की जाती थी। और जिंदा बचे महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। मारे गए लोगों की गर्दन को काटकर सड़कों पर लटका दिया जाता था और ऐसा करके बाबर गर्व महसूस करता था। सोचिए ये सब हमारे देश में हुआ है। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं बादशाह बना और हुमायूं के बाद अकबर द ग्रेट बादशाह बना। वर्ष 1556 में अकबर सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में बादशाह बना और उसने वर्ष 1605 तक शासन किया। यानी अकबर का शासन करीब 50 साल तक रहा। अकबर के शासनकाल में क्रूरता भी थी लेकिन साथ ही टॉलरेंस भी थी, सहिष्णुता भी थी। पेज नंबर 38 में अकबर के बारे में इस किताब में बताया गया है और वो ये कहते हैं कि अकबर का जो शासनकाल था उसमें ब्रूटलिटी भी थी यानी क्रूरता भी थी लेकिन टॉलरेंस भी थी। और फिर वो कहते हैं आगे इसी पेज पर अकबर की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातों का जिक्र, घटनाओं का जिक्र किया गया है। लेकिन उससे पहले देखिए, अकबर ऑर्डर्ड द मैसेकर ऑफ सम 30,000 सिविलियंस एंड द सर्वाइविंग women एंड चिल्ड्रन वर एनस्लेव्ड। 30,000 लोगों का जनसंहार अकबर ने करवाया। जो महिलाएं और बच्चे बच गए उन्हें दास बना लिया गया। अकबर की उम्र सिर्फ उस समय 25 साल थी और अकबर ने ऐसा कहा, उसने एक संदेश दिया जब वो, जिसको हम कहते हैं कि विक्ट्री मैसेज उसने दिया, जिसमें उसने लिखा, वी हैव सक्सीडेड इन ऑक्यूपाइंग अ नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड टाउन्स बिलोंगिंग टू दी। ऐसे हिंदी में अगर मैं इसका अनुवाद करूं तो वो ये कहते हैं कि हमने, जो काफिर हैं, काफिर कौन है? जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते, हमने बड़ी संख्या में काफिरों के शहरों और गांवों पर कब्जा कर लिया है और जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं हमने उनका नाश कर दिया है। विद द हेल्प ऑफ आवर ब्लड थर्स्टी स्वॉर्ड वी हैव इरेज्ड द साइंस ऑफ इनफिडेलिटी फ्रॉम देयर माइंड्स एंड हैव डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स इन दोज प्लेसेस एंड ऑल्सो ऑल ओवर हिंदुस्तान। ये अकबर के शब्द हैं जिसमें वो ये कहता है कि जो इस्लाम को नहीं मानते हमने उनका नाश कर दिया है, उनके गांवों को, उनके शहरों को नष्ट कर दिया है और हमारी खून की प्यासी तलवार के जरिए हमने ये सारे काफिरों को इस दुनिया से विदा कर दिया और हमने बड़ी संख्या में हिंदुओं के मंदिरों को भी नष्ट कर दिया है पूरे हिंदुस्तान में। ऐसा अकबर कह रहा है। इसी पेज पर अकबर की जिंदगी से जुड़ी कुछ घटनाओं का जिक्र है। अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब्जा करने की 5 महीनों तक लगातार कोशिश की और जब अकबर ने इस किले पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद सैकड़ों महिलाओं ने इसके विरोध में जौहर कर लिया। यानी चित्तौड़ की महिलाओं ने खुद को आग में जिंदा जला लिया था अकबर से बचने के लिए। चित्तौड़ पर कब्जे के बाद अकबर ने 30,000 लोगों के मारने का आदेश दिया। जो महिलाएं और बच्चे जिंदा बचे उन्हें गुलाम बना लिया गया। तो ये सारी बातें अकबर की इसमें लिखी हुई हैं। अकबर रणनीतियां बनाता था और ही एंटर्ड इनटू मैरिज अलायंसेस, ये इसमें लिखा है, यानी विद प्रिंसेसेस ऑफ नेबरिंग किंगडम्स। तो जो आसपास के जो राज्य थे वहां पर वो उनकी राजकुमारियों से शादियां कर लिया करता था और उन राज्यों के साथ एक गठबंधन कर लिया करता था, शादी का गठबंधन। अकबर अनपढ़ था, लिखना पढ़ना नहीं आता था। अकबर के दरबार में जो एक इतिहासकार था, अकबर अपने विचार अबुल फजल को बताता था, ये उस इतिहासकार का नाम है, और अबुल फजल अकबर के विचारों को लिखता था। अकबर ने बताया कि पहले वो दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार करता था और समझता था कि यही इस्लाम है, लेकिन उन्होंने आगे लिखा, जब मुझे ज़्यादा समझ हुई, जब मैं समझदार हुआ तो मुझे इस पर शर्मिंदगी हुई। अकबर ने करीब 50 वर्षों तक शासन किया और इस दौरान जो बीच का जो समय था उसे आप कह सकते हैं कुछ समय के लिए शांतिपूर्ण समय रहा। और अकबर ने अपने शासनकाल में रामायण, महाभारत, भगवत गीता और पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद भी कराया था। तो ये अकबर की कुछ अच्छी बातें हैं, वो भी इसमें लिखी हैं। बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ
ऐसा नहीं है कि अकबर के लिए ये कह दिया हो कि अकबर बहुत जो है ख़राब बादशाह था। जो उसकी ख़राब बातें हैं वो भी लिखी हैं और जो उसकी अच्छी बातें हैं वो भी लिखी हैं, लेकिन ये पढ़ने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वो महान तो कहीं से नहीं था। इसी किताब में औरंगज़ेब के बारे में भी बताया गया है और किताब में लिखा है कि औरंगज़ेब भी एक बहुत ही क्रूर बादशाह था। और इसमें लिखा है कि औरंगज़ेब कट्टर सुन्नी विचारधारा मानने वाला एक मुगल शासक था। औरंगज़ेब ने अपने दरबार में संगीत पर, नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था, गैर मुस्लिमों से फिर से जजिया लेने लगा था और औरंगज़ेब के अत्याचारों के बारे में इस किताब में भी लिखा है। और औरंगज़ेब ने वर्ष 1669 में पूरे राज्य में सभी स्कूलों और मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था और सभी तरह की पढ़ाई लिखाई और पूजा पाठ पर रोक लगा दी थी। औरंगज़ेब ने बनारस, मथुरा और सोमनाथ सहित कई स्थानों पर मंदिरों को तोड़ा, जैन मंदिरों को और गुरुद्वारों को तोड़ा। औरंगज़ेब ने अपने 2 बेटों को आखिरी चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा कि मैं अकेला आया था और मैं अकेला ही जाऊंगा। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा था। मैंने देश और लोगों के लिए अच्छा नहीं किया और भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं है। तो एनसीईआरटी की पुरानी किताबों में पहले यह बताया जाता था कि मुगल जो शासक थे वो बड़े सहनशील थे। बार बार कहा जाता था कि मुगलों के समय में सारा विकास हुआ और मुगल जो है वो एक नई प्रकार की सभ्यता लेकर आए, नई प्रकार की भाषा लेकर आए। मुगल जो है नए प्रकार का आर्किटेक्चर हमारे देश में लेकर आए। मुगलों ने हमारे देश के लिए बहुत किया। मुगल इसी को अपना देश मानते थे। ये सारी बातें आपने भी सुनी होंगी। मुगल आखिरकार इतने बुरे नहीं थे, ये आपने पुरानी किताबों में सुना होगा। उन किताबों में मुगलों की क्रूरता के बारे में बताया नहीं जाता था। और अब क्या बदलाव आया है? इस किताब में स्थानीय जो राजा थे जैसे विजयनगर, मराठा साम्राज्य, इनके बारे में पहले के मुकाबले ज्यादा जानकारी दी गई है। पहले सीमित जानकारी दी जाती थी। नई किताब में मुगलों और दिल्ली सल्तनत का दूसरा पक्ष भी बताया गया है जिसे अब तक जानबूझकर छिपाया जाता था। इसलिए आज हम आपसे यही कहेंगे कि यह किताब नए भारत की किताब है और हमारे देश के बच्चों को पूरा अधिकार है कि वो हमारे देश की सही स्थिति को, हमारे देश के सही इतिहास को जाने और उन्हें पता होना चाहिए जो कि बातें उनसे पहले छिपाई जाती थी। तो अब एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हमारे आगे की जो खबरें हैं और उनका विश्लेषण आपके लिए जारी रहेगा। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाएं। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। आपको याद होगा पिछले महीने हमने आपको IPL में जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जश्न के दौरान मची भगदड़ की खबर दिखाई थी। 4 जून को बेंगलुरु में हुई इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और इसमें कई लोग घायल भी हुए थे। उस समय भी हमने RCB की इस विक्ट्री परेड के इंतजाम को लेकर सवाल उठाए थे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए इसकी जांच के आदेश दिए थे और अब कर्नाटक सरकार ने अपनी जांच रिपोर्ट कर्नाटक हाई कोर्ट को सौंप दी है। आज ही ये रिपोर्ट सौंपी गई है और वो जांच रिपोर्ट इस समय हमारे पास है। मैं अपने साथ लेकर आया हूं और सबसे पहले आपको
ये जानना चाहिए कि उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि हमारे देश में लोगों की जो याददाश्त है बड़ी कमज़ोर होती है, लोग भूल जाते हैं। ज़रा देखिए उस दिन क्या हुआ था। अब मैं इस जांच रिपोर्ट की बड़ी बातें आपको बताता हूं। इस जांच रिपोर्ट में भगदड़ के लिए सारा दोष आरसीबी के मैनेजमेंट पर डाल दिया गया है। स्टेडियम में ज्यादा भीड़ के लिए आरसीबी के खिलाड़ी विराट कोहली को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। और इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि 4 जून को यानी घटना वाले दिन बेंगलुरु सिटी पुलिस की सलाह या अनुमति के बिना आरसीबी ने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स प्लेटफॉर्म पर सुबह 7:01 पर एक पोस्ट किया। इसमें जनता को विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया। इसी तरह दूसरा पोस्ट सुबह 8 बजे किया गया और 4 जून को ही सुबह 8:55 पर आरसीबी के आधिकारिक हैंडल से एक्स प्लेटफॉर्म पर विराट कोहली ने भी एक वीडियो शेयर किया, जिसमें विराट कोहली कह रहे हैं कि उनकी टीम इस जीत का जश्न बेंगलुरु में शहर के लोगों और आरसीबी के फैंस के साथ मनाना चाहती है। इसके बाद आरसीबी ने 4 जून को ही दोपहर 3:14 पर एक और पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि 5 से 6 बजे के बीच विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक विक्ट्री परेड निकाली जाएगी और फिर वहां पर जश्न मनाया जाएगा। इस पोस्ट में लोगों के लिए निःशुल्क प्रवेश की सूचना थी। लोगों से कहा गया कोई टिकट नहीं है, मुफ्त एंट्री है, आप सब आइए। और इन सोशल मीडिया पोस्ट को लाखों लोगों ने पढ़ा और देखा और इसकी वजह से स्टेडियम में 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए। आप तस्वीरें देखिए, ये उसी दिन की तस्वीर हैं। इन पोस्ट को देखने के बाद ये सारे लोग स्टेडियम में पहुंच गए, लेकिन इतनी विशाल भीड़ के लिए वहां पर कोई इंतजाम नहीं किया गया था। अब मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूं इसमें क्या लिखा है। इसमें पहली चीज तो यही लिखी है कि सोशल मीडिया पर इतनी सारी पोस्ट की गई, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग वहां पर आ गए और उनके लिए कोई इंतजाम नहीं था। कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने, एक पोस्ट को 16 लाख लोगों ने देखा, एक को 4,26,000 लोगों ने, दूसरे को लगभग 7.5 लाख लोगों ने देखा, एक और पोस्ट के 17 लाख व्यूज थे और इस प्रकार से ये सारे लोग वहां पर पहुंच गए। उस दिन बेंगलुरु की मेट्रो ट्रेन में 9,66,000 लोगों ने सफर किया, जबकि आमतौर पर बेंगलुरु में एक दिन में मेट्रो रेल में लगभग 6 लाख लोग सफर करते हैं। यह भी इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। इस रिपोर्ट में यह बात बताई गई कि पुलिस ने आरसीबी को इस आयोजन की इजाजत नहीं दी थी। बेंगलुरु पुलिस का दावा है कि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी चिट्ठी जो लिखी, उस चिट्ठी में उन्होंने पूरे डिटेल्स नहीं दिए विक्ट्री परेड के बारे में, और चिट्ठी लिखी इजाजत मांगने के लिए, लेकिन उसमें डिटेल्स नहीं थे और उसमें जो जानकारी चाहिए थी पुलिस को, वो सारी जानकारी उसमें नहीं थी। अब आप देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको ये तस्वीरें दिखाता हूं, इससे आपको अंदाजा आएगा कि कितने लोग वहां पर पहुंच गए। अब देखिए, ये चिट्ठी मेरे पास है, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की चिट्ठी है, जो उन्होंने लिखी है द इंस्पेक्टर पुलिस, कबन पार्क पुलिस स्टेशन, कस्तूरबा रोड, बेंगलोर। और इसमें उन्होंने लिखा है कि अगर रॉयल चैलेंजर्स की जो टीम है बेंगलुरु में, वो आईपीएल का फाइनल जीत जाती है, तो हम लोग वी शैल मेक प्लान्स फॉर पोटेंशियल विक्ट्री परेड्स अराउंड दी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम विच शैल एंड विद द विक्ट्री सेलिब्रेशन एट द स्टेडियम। ऐसा इसमें लिखा हुआ है और इसमें उन्होंने रूट भी बताया है कि कहां कहां से ये विक्ट्री परेड जाएगी। ये वो चिट्ठी है। और जब इजाजत मांगी गई तो पुलिस ने ये इजाजत देने से मना कर दिया। रिपोर्ट में लिखा है कि वहां क्राउड मैनेजमेंट की कोई व्यवस्था नहीं थी। आरसीबी ने ना तो पुलिस से ठीक से संपर्क किया, ना ही भीड़ प्रबंधन की कोई योजना बनाई। स्टेडियम के गेट
समय पर खुले नहीं, और जब भीड़ ने गेट नंबर 1, 2 और 21 को तोड़ दिया, उस समय वहां पर मुश्किल से 76 से 79 पुलिस वाले मौजूद थे। कोई एम्बुलेंस नहीं थी, कोई मेडिकल सुविधा नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात, जब भगदड़ शुरू हुई तब भी इस जश्न का आयोजन रुका नहीं, ऐसे ही चलता रहा। यह सिर्फ एक स्टैम्पीड नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है। आरसीबी जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी जिसमें विराट कोहली जैसे बड़े स्टार हैं, क्या वो अपने फैंस की सेफ्टी के बारे में नहीं सोचते? सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और लाखों लोग सड़कों पर उतर गए। लेकिन क्या सिर्फ इसके लिए आरसीबी ही जिम्मेदार है? पुलिस को पहले से पता था यहां लाखों की भीड़ जमा हो सकती है, तो फिर बंदोबस्त क्यों नहीं किया? हाई कोर्ट ने रिपोर्ट पब्लिक करने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि गोपनीय रखने की कोई वजह नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी का भी एक सबक है कि इस तरह की जो रिपोर्ट हैं, ये सार्वजनिक होनी चाहिए। क्या बड़े बड़े खिलाड़ियों की अपील इतनी पावरफुल होती है कि वो मौत का कारण बन जाए? विराट कोहली का वीडियो अच्छा लगा फैंस को, लेकिन क्या आरसीबी ने यह सोचा कि विराट कोहली से वीडियो तो पोस्ट करवा दिया, लेकिन जब ये सारे फैन वहां पहुंच जाएंगे तब क्या होगा? इस रिपोर्ट में भगदड़ की सारी जिम्मेदारी आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पर थोप दी गई है, जबकि इस कार्यक्रम में राज्य के बड़े मंत्रियों और नेताओं ने भी हिस्सा लिया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बाहर आरसीबी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी शिव कुमार भी चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद थे। उस समय वहां नेताओं के बीच विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ लगी थी। सब वहां दिखना चाहते थे। सबसे हैरानी की बात यह कि भगदड़ के बाद भी आरसीबी का कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहा। कर्नाटक की सरकार आज इस भगदड़ के लिए आरसीबी को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन सवाल यह है कि इस कार्यक्रम को उस समय रोका क्यों नहीं गया? इसलिए जिम्मेदारी सबकी है, राज्य सरकार की, बेंगलुरु पुलिस की, आरसीबी के मैनेजमेंट की। आरसीबी को परमिशन लेकर यह काम करना चाहिए था, पुलिस को सख्ती करनी चाहिए थी और इंतजाम करने चाहिए थे, और सरकार को इस प्रकार के आयोजन के लिए एक एसओपी बनाना चाहिए था और उस एसओपी का पालन करवाना चाहिए था। लेकिन 11 परिवारों का दर्द क्या सिर्फ मुआवजे से मिट पाएगा? इसलिए आज हम कहना चाहते हैं, हमें बेहतर क्राउड मैनेजमेंट चाहिए ताकि खुशी मौत ना बन जाए। इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि खेल मनोरंजन है, लेकिन लोगों की सुरक्षा उससे भी पहले है। अब वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको यह दिखाएंगे कि हमारी भावनाएं कैसे अब इमोजी में सिमटती जा रही हैं। हमारी भावनाएं जो दिल से निकलती थीं, अब वो उंगलियों से निकल रही हैं। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी एनआईसी ऑफिस में जाएं। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। Coal India Limited, under the Ministry of Coal, proudly presents its flagship CSR initiative, Nirman, a support to dreams. Through Nirman, we empower UPSC aspirants from Coal India's coal-bearing regions with ₹1 lakh support once they crack the prelims to help them shine in the mains. In 2024, 6 daughters from coal heartlands turned this support into success, becoming India's newest civil servants. Apply now. Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना? और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो? है ना, आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा,
क्वालिटी का वादा लिख के ले लो। Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। एक समय था जब हम आंखों में आंखें डालकर लोगों से बात करते थे, आमने सामने बैठकर अपने भावनाओं को व्यक्त करते थे, कॉफी पीते हुए सुख दुख की घंटों तक बातें किया करते थे, पुराने ज़माने को याद करते थे। लेकिन अब वो ज़माना गुजर चुका है। आज हम हर भावना को व्यक्त करने के लिए सिर्फ एक इमोजी भेज देते हैं। यानी आपके दिल से जो भावनाएं पहले निकलती थी यहाँ से, अब वो भावनाएं आपकी उंगलियों से निकलती हैं। प्यार को जाहिर करने के लिए आज आप लाल रंग का एक हार्ट इमोजी भेज देते हैं, दुख होता है तो रोने वाला इमोजी भेज देते हैं, खुशी होती है तो स्माइल वाला इमोजी भेज देते हैं, हंसी को व्यक्त करने के लिए एक लाफिंग इमोजी भेज देते हैं। खुद ही मान लेते हैं कि हमने अपना फ़र्ज निभा दिया है, हमारी भावनाएं अब हमारी इन्हीं उंगलियों के नीचे हैं, अब दिल से नहीं निकलती, और हमारी संवेदनाएं अब स्क्रीन पर सिमट गई हैं आपके मोबाइल फ़ोन के। आज 17 जुलाई वर्ल्ड इमोजी डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम इमोजी की इस डिजिटल क्रांति को आपके लिए डिकोड करेंगे, जिसने शब्दों से ज़्यादा चित्रों को शक्तिशाली बना दिया है और भावनाओं को डिजिटल कर दिया है। सबसे पहले ये समझिए कि इमोजी क्या होता है। इमोजी एक तरह की डिजिटल भाषा है जो शब्दों के बिना भावनाओं या बातें कहने के लिए इस्तेमाल होती है। यह आमतौर पर चैट, सोशल मीडिया, ईमेल में भावनाओं या विचारों को जाहिर करने के लिए उपयोग की जाती है। वर्ल्ड इमोजी डे 17 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, इसकी भी एक कहानी है। इस दिन की शुरुआत 2014 में जेरेमी बर्ज नाम के एक व्यक्ति ने की थी, जो इमोजी पीडिया के संस्थापक हैं। बड़ा सवाल यह है कि 17 जुलाई को ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि वर्ष 2002 में शुरू हुए एप्पल के iCal कैलेंडर ऐप में जो कैलेंडर का इमोजी होता है, उसमें 17 जुलाई की ही तारीख दिखती है। इमोजी की उम्र अब 26 वर्ष हो चुकी है। इसका आविष्कार जापान में 1999 में हुआ था और जापान के एक डिजाइनर शिगेटाका कुरिता ने पहली बार 12 बाई 12 पिक्सल की एक डिजिटल तस्वीर बनाई और इस तरह जापान में इमोजी का जन्म हुआ। इमोजी बिल्कुल आप भेजिए, लेकिन कभी कभी फ़ोन भी कीजिए। आज हम आपको ये क्यों दिखा रहे हैं? आज हर व्यक्ति सिर्फ इमोजी भेजकर अपना काम चला रहा है। तो इमोजी भेजिए, लेकिन फ़ोन भी कीजिए। सच्चा प्यार दिखाना है तो लाल रंग का हार्ट वाला इमोजी भेजिए, लेकिन थोड़ा सा समय भी दीजिए। किसी को अपने जन्मदिन पर बुलाना है, कहीं जाना है, तो किसी अपने का जन्मदिन है तो केक और गुलदस्ते का इमोजी ज़रूर भेजिए, लेकिन कभी कभी केक खाने के लिए भी चले जाइए। किसी के दुख में दुख रोने वाला इमोजी भेजने के बजाय उसके पास भी चले जाइए, उसे गले लगाइए और दुख साझा कीजिए, क्योंकि इंसानियत खामोश तस्वीर में नहीं बल्कि स्पर्श में होती है। आप याद कीजिए, जब हम एक दूसरे के सामने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते थे, एक दूसरे के चेहरों को पढ़ते थे, जब एक दूसरे की पीठ थपथपाते थे। आज आप किसी को इमोजी के जरिए शाबाशी तो दे सकते हैं, उसके लिए ताली बजाने वाला इमोजी भेज सकते हैं, लेकिन जो बात पीठ थपथपाने में है, जो बात हाथ मिलाने में है, जो बात गले लगने में है, जो बात आंखों में आंखें डालकर आंखों में झांकने में है, वो इमोजी में कहां से आएगी? और आप देखिएगा, आने वाले समय में, भविष्य में एक ज़माना ऐसा आएगा जब लोग अपने चेहरे के ज़रिए अपनी भावनाएं व्यक्त करना बिल्कुल भूल चुके होंगे। आने वाली जो पीढ़ी है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसके चेहरे पर जो उसके भाव आते हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सारे भाव आपके मोबाइल फ़ोन में इमोजी में सिमट जाएंगे। इसलिए समय बचाने के लिए इमोजी ठीक है, लेकिन भावनाओं को मत बचाइए। अगर आप किसी के लिए महसूस करते हैं कुछ, तो ज़रूर मिलने के लिए जाइए, जन्मदिन पर जाइए, केक का इमोजी मत भेजिए, गुलदस्ता मत भेजिए इमोजी के ज़रिए, खुद जाकर दीजिए, ज़रा कोशिश करके देखिए। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।
और जीवन में एक उसूल रखें, सुख में न्योता उन्हीं को दें जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। नमस्कार।